हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ्स। और हम लोग स्टार्ट किए हुए 14 डेज चैलेंज, जिसमें क्लास 10th मैथ्स के 14 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और जिसका आज डे 5 है, विच मींस आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको रिवाइज करने वाले हैं और इसे भी अपन क्वेश्चन के बेस पे सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। इसके थोड़ा सा अपन इसकी चर्चा कर देते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखती कैसी है, होती कैसी है, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और थोड़े बहुत जो मैं फॉर्मूलेज बताऊंगा वो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो बेटा आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलिए देखिए, पहली बात कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तो ये एक सीरीज होती है। भैया कैसी सीरीज? तो जो सीरीज दिखने में अच्छी लगी, मतलब क्या बात कर रही है यहाँ, पसंद नापसंद की बात होगी। मैं क्या, हाँ जी, मतलब जो सीरीज देखने में अच्छी लगेगी। जैसे मैं बताता हूँ, एक 2 है, एक 5 है, एक 8 है, एक 11 है, डॉट 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 डॉट। एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये 3 है, 7 है, 9 है, फिर 15 है, फिर 92 है, फिर 36 है। ऐसा सा एक सीरीज है। आई बात समझ में? एक सीरीज ऐसा है, एक सीरीज ऐसा है। आप दोनों को देखिएगा तो दोनों में आपको देखने में ये अच्छा लगेगा। भैया क्यों अच्छा लग रहा है, ये देखने में क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंस जो है वो 3 है। क्या है? इसके डिफरेंस जो है वो 3 है, और इसके डिफरेंस नहीं है, कुछ का पता नहीं। इन दोनों के डिफरेंस 4, इन दोनों के डिफरेंस 2, इन दोनों के डिफरेंस 6, मतलब इसके डिफरेंस कुछ ब कुछ निकले आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भैया अगर आप कह रहे हो कि डिफरेंस अगर सेम हो तो वो एक सीरीज कहलाएगी, तो उस सीरीज को कहेंगे क्या? बेटा यही सीरीज अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, विच मींस एपी। मैं क्या क्लियर? ऐसे ही सीरीज जिसके कॉमन डिफरेंस अपने सेम हो, इसको क्या बोलते हैं? इस डी को अपने को क्या बोलते हैं? इस डी को, इसका नाम है अपना कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? अच्छा, यहां से कॉमन डिफरेंस अपन जान लिए, और ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं अपन? एपी। आई बात समझ में? ये जो भैया 2 है, ये क्या बोले अपन? ये जो 2 है, ये पहले सबसे पहले जो भी लिखाएगा, जो भी, चाहे 2 हो, 5 हो, या जहां से भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। क्या समझे? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जिसको डिनोट करते हैं ए से। किसको डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। कॉमन डिफरेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं? बी से। आई बात समझ में? अब बात को समझो। ये जो सीरीज स्टार्ट हुई 2, 5, 8, 11 डॉट 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 चलते चलते, हो सकता है ये सीरीज इन्फिनिट तक चला जाए, या हो सकता है कहीं ना कहीं जाके ये ऐसे रुक जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये सीरीज कहीं ना कहीं जाके ऐसे 93 पे जाके रुक गई, ऐसे डॉट 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 चलती गई, और ये जो सीरीज है 93 पे जाके रुक गई। अगर ये 93 पे जाके रुक गई तो जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। नंबर ऑफ टर्म समझते हो कि ये पहले टर्म पे है, ये दूसरे टर्म पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें, छठे, ऐसे ऐसे करके अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बेटा ये 93 किस टर्म पे आएगी, मतलब इसकी रैंकिंग क्या होगी, ये कितनावें नंबर पे आएगी। मैं क्या ये चीज क्लियर है? यहां तक आई बात समझ में? अब बात को समझो। तो यहीं से एक फॉर्मूला इजाद होता है, विच इज Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भैया यहाँ पे 2 अननोन आ गए, कौन कौन? Tn और n। मैं क्या बेटा, Tn जो होता है कुछ नहीं, जहां पे AP अपना खत्म होता है वही अपना Tn होता है। बहुत बच्चे मान लेते हैं कि लास्ट टर्म होती है, तो ऐसे शॉर्टकट्स के लिए या एक ट्रिक के लिए आप लोग मान सकते हो कि चलो ठीक है, आप लोग लास्ट टर्म को Tn मान के कर लो। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि जहां पे अगर आपकी एपी समाप्त हो रही है, या आप खुद से किसी एपी को वहां पे समाप्त कर रहे हो, या वहां पे ऐसे स्टॉप लगा दे रहे हो, तो ये अपनी Tn बन के आ जाती है। मैं क्या ये बात समझ में? अब आपसे पूछा यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। क्या पूछा आपसे कि बेटा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो सिंपल ये फॉर्मूला अपने को पता है। Tn अपने पास कितना? 93, तो 93 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू ए अपन ने क्या बोला था? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 2 प्लस n का माइनस 1 इंटू डी अपने पास कितना है? डी अपने पास है 3। अच्छा, एक और चीज, कॉमन डिफरेंस निकलती कैसे है आप लोगों को पता है? कॉमन डिफरेंस अपने को निकलती है सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। मैं क्या क्लियर है? अगर मैं इसको मैथमेटिकल भाषा में लिख दूं, ऐसा लिख दूं, तो किसी को कोई परेशानी है? मैं क्या बोलो? हाँ जी, है परेशानी। भैया ये क्या है? ये क्या लिख दिए? a n प्लस 1 माइनस ऑफ n। बात समझो, अगर
कोई एपी मानो nth टर्म पे है या n+1 टर्म पे है, बात को समझिए, ये जो भी है आप n की जगह पे आप कुछ भी रखो, जैसे मान लेता हूं मैं 5 रख लिया, क्या रख लिया, 5 रख लिया। तो अगर मैं n की जगह पे 5 रखूंगा तो 5+1 कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस यहां क्या हो जाएगा 5। अगर ये a6 है a5 है, बेटा देखो ये an जो है tn ही है, कभी कभी tn जो है डिनोट हो जाती है an से भी, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि an और tn में वहां पे कॉमन डिफरेंस को नहीं ऐसे बुला ले आना, ठीक है, न्योता देके नहीं, tn और an कुछ में कुछ दोनों का डिनोशन सेम ही है, आई बात समझ में। तो ये जो अपना tn है वही अब अपना an यहाँ पे लिखाया जा रहा है, तो ये अपना a6 है मतलब कि ये t6 है, ये a5 है मतलब ये t5 है। अब बात को समझो, 6th टर्म माइनस ऑफ 5th टर्म, यहां से मान लेते हैं 1 2 3 4, कुछ पांचवा कुछ छठा होगा, मान लेते हैं ये पांचवा होगा 14 और छठा क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा 17, आई बात समझ में। अब बात को समझो, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप किसी भी दो टर्म को माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो शुरुआत में ही, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बीच में ही कोई एपी दिया हुआ है, शुरू से गायब है और लास्ट से गायब है, तो आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म, मेरा ये लिखने का तरीका बस मतलब यही समझाना था कि किसी भी अगर एपी में आप चल रहे हो तो कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव समझते हो, लगातार, कोई भी आप दो लगातार टर्म को क्या करो, माइनस करो, और इस वे में माइनस करो कि आगे वाला पहले लिखा है और पहले वाला बाद में लिखा है। मतलब आगे वाला क्या है, ये अगर बाद का टर्म है तो इसको अपन पहले लिखेंगे, मतलब यहां से ये अगर लिख ले तो ये 17 और a5 अगर लिखना चाहे तो ये माइनस का 14, और इस दोनों को भी सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा अपने पास 3। ये अपना कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकल सकती है, बस मैंने एक तरीका बताया है कि बेटा अगर क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया जाए सीबीएसई तो आप घूमना नहीं, वहां पे नाचने नहीं लग जाना, आई बात समझ में। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, अपन क्या कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे, तो जितनी भी वैल्यूज थी मैंने उसको पुट कर दिया। अब यहां से n अपने को निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब एक ट्रिक समझिए, आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व नहीं करिएगा, आई बात समझ में। बहुत बच्चे होते हैं कि 2 प्लस फिर इसको 3n माइनस 3 कर देते हैं, फिर इधर से कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, दो n बना देंगे, ऐसा बहुत ऐसा करते हैं, मतलब दो कांस्टेंट बना देते हैं। मैं क्या वैसा कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा चीज है, आप फर्स्ट टर्म को इधर लाओ, ठीक, 93 माइनस का 2 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, और अगले स्टेप में इस 3 को इधर डिवाइड करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। जब इसको माइनस करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 91 एंड अपॉन 3। अरे बेटा ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं आया, मैं क्या करूं, इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं 90 का 5 ले लूं, हाँ जी इसको ले लेते 90 का 5, ऐसे रैंडम सा ले लिए इसीलिए दिक्कत हो गई। इसको क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं अपन 95, तो 95 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 93। अब इसको आप इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहां से क्या बन गया अपने पास n-1 इज इक्वल्स टू 31, तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 32। कितने आ जाएंगे, 32 का मतलब ये है कि यहां से जो एपी स्टार्ट हुई है इसमें कंप्लीट नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 32 होगा, और जो ये 95 है, 95 है, ये 32th टर्म पे होगा। 32th तो नहीं होती है, 32nd होती है ऐसी, तो 32nd टर्म जो होगा वो अपना 95 होगा। मैं क्या क्लियर है? अच्छा मैं यहीं पे एक और चीज बता दूं, अगर आपसे पूछ दे कि बेटा मिडिल टर्म बताओ, क्वेश्चन हालांकि आजकल सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू में अपने को ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि मिडिल टर्म बताइए, तो मिडिल टर्म के लिए अब यहाँ पे दो चीज आ जाती है। दो चीज क्या, एक आता है इवन, ठीक, और एक आ जाता है ऑड। अब बात को समझो, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स पे एक होती है इवन और एक होता है ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गया तो सिंपली आप n/2 करोगे तो आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी। मैं क्या आया बात समझ में? अगर आपके पास ऑड आ गया नंबर ऑफ टर्म तो आप क्या करोगे, n+1/2 करोगे, तब आपके पास मिडिल टर्म आएगी। मैं क्या आया बात समझ में? इसको अच्छे से लिख दो, अच्छे से, ये m इज इक्वल टू n+1। बात को समझे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर आपका नंबर ऑफ टर्म इवन आ गया है तब आप सिंपली मिडिल टर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म ऑड में आ गया है तो आप क्या करोगे,
n+1/2 करोगे। जैसे अगर ये सब चीजें नहीं भी समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन के थ्रू देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं अपने पास 32। अपने से पूछा मिडिल टर्म क्या होगा, तो सिंपली अपन पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म, ये 32 आया है, 32 इवन है या ऑड है? मैं कहा भैया इवन है, तो इवन है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए इवन में क्या बोला था, सिंपली n/2 करने के लिए, तो n/2 n कितना 32/2 विच इज इक्वल टू 16। इसको कैंसिल आउट करिएगा तो ये कितना आएगा 16। आई बात समझ में? मतलब ये है कि मिडिल टर्म अपने को क्या कहां मिलेगी, 16th टर्म पर, 16th टर्म पे मिलेगी। मतलब 16वां टर्म जो होगा वो अपना इस पूरे एपी का सेंटर ऑफ द टर्म होगा या सेंटर ऑफ द वैल्यू होगा। मैं क्या आई बात समझ में? मतलब 16th टर्म जो भी वैल्यू होगी वो उतना ही इधर भी होगा और इधर भी उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। मैं क्या आया बात समझ में? क्लियर है? अब बात को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इवन है, एक साइड कम एक साइड ज्यादा हो जाएगी अगर बहुत दिमाग लगाइएगा तो। हालांकि रिवीजन कर रहे हैं तो इतना डिटेल में अपन नहीं जा सकते। तो मिडिल टर्म अपने पास आ गई 16 आ गया। मतलब कि आपसे पूछा कि मिडिल टर्म जो आई है उसकी वैल्यू बताइए, तो आप सिंपली T16 निकाल दो। T16 निकालिएगा, क्या करिएगा, a+n-1 इंटू डी। आपको पता है a+15d लिख देते हैं। आपको ये पता है कि अगर T16 लिखते हैं तो वो a+15d, इसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। हालांकि इसको फॉर्मूला में आप लिखिएगा कि a+n-1 n-1 विच इज 16-1 इंटू डी, तो ये a+15d ही लिखाएगा। इसीलिए आगे भी मैं यूज करूंगा कि कल को अगर T30 आ गया तो मैं a+29d लिख दूंगा। मैं क्या क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया a+15d। a अपने पास कितना है 2 + 15 इंटू डी अपने पास कितना है 3, तो कितना हो गया 15 3 45 + 2 विच इज इक्वल टू 47। मतलब ये कि 47 जो होगा अपना मिडिल टर्म की वैल्यू होगी। क्लियर है? अब बात को समझिए, कल को अगर मिडिल टर्म 32 ना आके 33 आता, यही खोपचे में मैं बता देता हूं, एक बार देखो कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 33 आता और तब पूछता मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, तो बात को समझिए, तब आपके पास मिडिल टर्म कैसे निकलती? मिडिल टर्म निकलता आपके पास, मिडिल टर्म निकलता n+1/2 करके। तो n+1/2 क्यों किए? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आया है ये अपने पास ऑड आ गई है, इसीलिए ये 33 + का 1 / का 2, ये कितना हो जाता है 34/2 विच इज इक्वल टू 17। तब अब पूछता है कि मिडिल टर्म की वैल्यू बताइए, तो अब आप T17 निकालते। मैं क्या क्लियर है? सॉरी बच्चा फॉर द डिस्टर्बिंग। क्या है अनुराग? चलिए इतनी आई बात समझ में, तो क्या करिएगा आप T17 निकाल दीजिएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय। चलिए देखिएगा, अब क्या हुआ कि अपन ने एपी के फर्स्ट टर्म जान लिए, कॉमन डिफरेंस जान लिए, और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर इवन है या ऑड है तो उसको अपन कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें अपन ने जान ली। अब थोड़ा बहुत अगर एपी में ही अपन जानने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू पे चलेंगे और सारे एपी के क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद अपन जाएंगे सम ऑफ एन टर्म पे, या पहले ही क्लियर कर लूं? सिंपल सा चीज है, सम ऑफ एन टर्म कुछ नहीं होती है। सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू का 2a + n-1 इंटू डी होती है। क्लियर ये चीज? ये फॉर्मूला बस सेम वैसा ही है। n अपना नंबर ऑफ टू टर्म्स होती है, a कॉमन डिफरेंस, a अपना फर्स्ट टर्म और d अपना कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा, सम ऑफ एन टर्म जो होती है एक और फॉर्मूला आती है n/2 इंटू a + l। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये l क्या है, ये अपना लास्ट टर्म है, अगर आपके पास किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तब आप ऐसे यूज करिएगा। एक और चीज आती है tn और sn में रिलेशन। tn और sn में जो रिलेशन होती है वो tn = sn - sn-1 होती है। आई बात समझ में कि अगर Sn से अपने को Tn में जाना होता है तो Sn में अपन n - Sn-1 करते। जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर एक क्वेश्चन है, अपने पास Sn दिए हुए 3n² माइनस का n, अगर आपको इसको Tn बनाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, n के जगह पे n-1 लिख देंगे। जैसे जो ये फॉर्मूला है वैसे ही अपन पुट कर देंगे। Tn = क्या होती है, Sn - Sn-1। तो Sn पहले लिखना है, तो Sn अपने पास कितना है 3n² माइनस का n माइनस ऑफ, अब लिखना है अपने को Sn-1। देखो ना ध्यान से, ये Sn लिख दिए, फॉर्मूला क्या है, Tn = Sn - Sn-1।
तो Sn अपने पास दिए हुए है 3n स्क्वायर माइनस ऑफ n, और Tn जब अपन लिखने जाए तो Sn अपन लिख चुके हैं। अब Sn माइनस 1 लिखेंगे, तो Sn माइनस 1 कैसे लिखेंगे, सिर्फ n के जगह पे n माइनस 1, यहाँ n स्क्वायर है तो ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगी, माइनस का यहाँ पे n है तो ये अपना n माइनस 1 हो जाएगा। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये Sn से Tn में चेंज हो जाएगी। मैं क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, एक और चीज यहाँ से नया इजाद हो गया, लास्ट टर्म। अब एपी में क्या होता है कि अभी जितने भी अपन एपी के क्वेश्चंस करेंगे या अभी तक जितने भी अपन किए हैं या उस एपी में, वहां पे जो भी चीज अपन निकाल रहे थे वो फ्रॉम द स्टार्टिंग था। बात आई समझ में? फ्रॉम द स्टार्टिंग का मतलब यह है कि अपन आपसे पूछे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने क्या बताया था, इस साइड से नंबर ऑफ टर्म्स बताए थे, 17th टर्म या 18th टर्म या 16th टर्म जो भी आ रहा था आप इस साइड से बताए थे। अगर आपसे पूछ दे कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताओ फ्रॉम द बिहाइंड, मतलब पीछे से, फ्रॉम द लास्ट, अगर पीछे से आपको कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो उसकी एक फॉर्मूला होती है विच इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? और ये भी एक Tn ही बन के निकल आती है। Tn क्या है? Tn समझते हो क्या है? Tn एक एपी की वैल्यू बताती है, सिंपल सी चीज ये है। बहुत बच्चे अगर मान लेते हैं कि वहां पे वो अगर लास्ट टर्म है तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसे ना मानो, आप इसे ये मानो कि आपने वहां जाके एपी समाप्त कर दी है। आई बात समझ में? क्योंकि आप जहां पे एपी ऐसे समाप्त कर दोगे तब जाके ये वैल्यूज निकालोगे तो आपकी फॉर्मूला एक्यूरेट बैठेगी। मैं क्या है बात समझ में? ये चीज क्लियर है? चलिए, Sn सम ऑफ n टर्म्स पढ़ लिए, लास्ट टर्म अपन जान लिए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। अगर ऐसी कुछ छूटी हुई भी रहेगी चीजें तो अपन क्वेश्चन के थ्रू उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिएगा, करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, विच टर्म, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके PYQs है और कुछ इस सैंपल पेपर जो इस साल आए हैं वो है। मैक्सिमम तो मैंने PYQs टच किए हैं क्योंकि जो यूजफुल है वही अपन करेंगे, फालतू का कुछ नहीं। 27, 39 ... will be 120 more than the 21st term। मैं आपको ऑप्शन दे दूं ताकि आप लोग सॉल्व करो। हालांकि ये 1 मार्क का नहीं है लेकिन आपके सॉल्व करने के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। 30 बी अपने पास आ जाएगी 12, सी अपने पास आएगा 31 और डी अपने पास आ जाएगा 19। इसे सॉल्व करिएगा। ध्यान रखना है ये 1 मार्क नहीं है क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। बस सॉल्व करने के लिए आपको मैंने ऑप्शन दिया ताकि आप लोग खुश हो जाओ और कोई एक ऑप्शन टिक कर दो। चलिए देखिएगा, वीडियो पॉज करके अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इसे देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगी। विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी जो है, मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जो इस एपी में मोर देन 21st टर्म आएगी। मतलब कहने का ये है कि इस एपी का 21st टर्म से 120 ज्यादा कौन से टर्म में आएगी। जैसे फिर से मैं बताता हूं, 3, 15, 27, 39, ठीक, ऐसे एक एपी है और क्वेश्चन ये कहता है कि इस एपी का जो भी 21st टर्म आएगा, मान लेते कुछ भी आ गया, कुछ भी 40, 50, 60 या 100 कुछ भी आ गया, तो 100 आया तो 100 में अगर अपन 120 ऐड करेंगे तो 220 आएगा। तो इसी एपी में कहता है वो 220 अपने को किस नंबर ऑफ टर्म्स में मिलेगी। क्वेश्चन आप लोग समझ गए क्या बोल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, मैंने पहले बोला कि ये 1 मार्क का नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा हियर a इज इक्वल्स टू 3। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 12 ऑफ द गिवन AP। अब अपन निकालेंगे T21। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T21 इज इक्वल्स टू A अपना कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। तो n अपने पास दिया हुआ है ही 21 और d अपने पास कितना है 12। चलिए इसे सॉल्व करिएगा। ये 3 प्लस 20 इंटू 12 डायरेक्ट कर दो 240 सही हूं ना? हाँ जी, 243 कितना आ गया अपने पास 243। अब देखो 243 जब आ गया है, अब कहता है कि 120 मोर देन द 21st टर्म, ठीक।
तो 120 मोर देन द 21st टर्म, मतलब ये है कि 21वें टर्म पे जो भी आया है उसमें आप 120 जोड़ो और जो भी वैल्यू आपको आएगी, ठीक, 120 जोड़ो और जो भी वैल्यू आपके पास आएगी आप ये बताओ कि ये इस एपी में किस टर्म पे आ रही है। आई बात समझ में? सो हियर Tn इज इक्वल्स टू 363, मैंने एपी यहां समाप्त कर दिया, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, तो 363 इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट टर्म इसी एपी में पूछ रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस का n अपने से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है और d अपने पास कितना है 12। आई बात समझ में? मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो पहले इधर नहीं सॉल्व करना है, इस 3 को आप इधर लाइएगा, क्या करिएगा, इस 3 को आप इधर लाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा 363 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू, ये ऐसे कर देता हूं, ये n माइनस 1 इंटू 12, ये कितना हो गया अपने पास 360 और ये मल्टीप्लाई में इसको ले आऊं इधर, ये डिवाइड में हो जाएगी इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 12 30 जा देन n इज इक्वल्स टू 31, हेंस द 31st टर्म इज, अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि hence the 31st term is 120 more than the 21st term, hence the 31st term is 120 more than the जगह नहीं है बेटे 21st term। चलो क्लियर है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया इतना चीज समझ में? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, आप लोग मिडिल टर्म निकाल लोगे ना, मिडिल टर्म तो आसान है, इवन ऑड वाली रहेगी तो उसको कैसे यूज करना है। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी ऐसे टाइप्स आ जाते हैं नेगेटिव वाले, उसको बच्चे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन एक और मेथड में बताऊंगा उसको सॉल्व करने का जो आपको आसान भी लगेगी और समझ भी आपको आ जाएगी इजिली। विच टर्म ऑफ द एपी 24 20 का 1 का 18 और 15 का 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिएगा, अब पूछता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी के पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा या कहां होगा। अगर ये नहीं पूछा, मतलब विच पूछा ना, विच टर्म मतलब सिर्फ सिंपली अपने को सिर्फ एन पूछ रहा है, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन होगा, ये पूछ रहा है कि किस स्थान पे होगा, उसकी रैंकिंग क्या होगी। रैंकिंग मतलब जैसे कि नंबर ऑफ टर्म, जैसे ही रैंकिंग पूछ दिया मतलब क्या पूछ दिया अपने को, नंबर ऑफ टर्म। आई बात समझ में? मतलब क्या करेंगे कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एपी उतार देते हैं, ठीक है, 24 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, और जो भाषण लिखना होता है कि हियर a इज इक्वल्स टू 24 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस का 3 ऑफ द गिवन AP। आई बात समझ में? ऑफ द गिवन AP। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ समझा रहा हूं। ये कहता है कि पहला नेगेटिव टर्म अपने को कहां मिलेगा, यही बोल रहा है। अब बात को समझो, ये जो AP है ना, ये AP, इस AP को अपन डिक्रीजिंग AP बोलते हैं। क्यों भैया ये डिक्रीजिंग AP क्यों हुआ? क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। बात को समझे, अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो ये जो है कहीं ना कहीं जाके ये जीरो होगा ही होगा। बात को आप ध्यान से समझो, इस AP को ध्यान से देखो, 24 21 18 15 12 9 धीरे धीरे चलते चलते एक कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे ये जीरो आ जाएगा। मैं क्या ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? मतलब ये कहीं ना कहीं चल के ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो मानो कि इसकी वैल्यू कहीं भी आई, मतलब किसी भी स्थान पे आए, उसके अगला टर्म जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। मैं क्या ये चीज क्लियर है? आई बात समझ में कि अगर 24 21 18 15 चलते चलते जीरो हो गया, अब इसके आगे बोलेगा कि भैया और धकेल के बोलेगा कि बेटे और जाओ पीछे। अगर और मैं पीछे जाऊंगा तो पहला ये अपने को क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। कुछ भी देगा लेकिन देगा अपने को नेगेटिव। हालांकि देगा -3, अगर आप लोग सोच पा रहे हो, ठीक है।
तो ये अपने को पहला नेगेटिव दे देगा। आई बात समझ में? अब बात को समझो, मान लो कि ये 0 कहां दे दिया, 12th टर्म पे दे दिया। कहां दे दिया? अपन ऐसा मान रहे हैं कि 12th टर्म पे दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि 13th टर्म जो भी होगा अपना फर्स्ट नेगेटिव होगा। मैं क्या क्लियर है? आई बात समझ में? अब यहां से मैं मान लूं कि अपन एपी यहीं पे समाप्त कर देते। क्या किए? एपी यहीं पे समाप्त कर दिए, तो ये अपना टीएन कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? टीएन क्या हो जाएगा अपने? 0। अगर टीएन 0 हो जाएगा तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, और a अपने पास कितना है? 24 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी अपने पास कितना है? 3 इक्वल टू 0। इसको कैसे बोला था सॉल्व करने के लिए? पहले इसको उधर लेके जाओ, फिर नीचे लेके जाना। आई बात समझ में? तो ये अपने पास कितना है? ये अपना n माइनस 1 मल्टीप्लाई में ये -3 इज इक्वल टू 24 उधर जाएगी तो माइनस का 24। अब बेटा देखो ध्यान से, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये -3 जो है ये मल्टीप्लाई में है। कैसे है? ये मल्टीप्लाई में है। आप इसे -3 उधर ले जाके +3 मत कर देना। बहुत बेसिक सी मैंने गलती देखी है ऐसे, बहुत के पेपर मैंने चेक किए। ठीक, ये -3 +3 मत कर देना बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में होगा। आई बात समझ में? तो ये n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 24 अपॉन का माइनस का 3, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी कैंसिल आउट, और यहां से ये भी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 8 3 जा 24। यहां से n माइनस 1 कितना आ गया? 8, और n की वैल्यू क्या आ गई? 9। मतलब ये कि ये नाइन्थ टर्म पे कहा? 9th टर्म पे आके ये अपने को 0 दे देगा। आई बात समझ में? तो इतना से अपने को समझ में आ गया। क्या पूछा? फर्स्ट नेगेटिव ना, तो भैया हेंस द 10th term will be first negative। आई बात समझ में है कि नहीं? अगर ये 15वां टर्म आता तो अपने को क्लियर है कि 16th टर्म जो होता वो फर्स्ट नेगेटिव होता। ये 9th टर्म आया है, इसीलिए 10th टर्म जो भी होगा वो अपना फर्स्ट नेगेटिव होगा। मैं क्या ये चीज क्लियर? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे टाइप्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो कि कंडीशन वाली एपी होती है, ठीक, और उसके बाद इसके टर्म्स खत्म हो जाते हैं, टाइप्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि मैं तो मानता बहुत आसान होती है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान, क्यों बच्चे को पता नहीं दिक्कत होती है? अब बात को समझिए। देखिए, इफ 7 टाइम्स आप लोग इसे करने की कोशिश करिएगा। इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी is equal to 11 times the 11th term, then what will be its 18th टर्म? अब बात को समझो बेटा। देखो, आता होगा ये बहुतों को, मैं मानता हूं बहुत अच्छे भी, और ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाए कि हाँ ये इसके बराबर है, ये इससे मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर हो जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। हालांकि आप लोग सीखो इसको लिखते कैसे। अब बात को देखिए, जहां एपी दिया हुआ है वहां लेट नहीं मानेंगे भैया। लेट किसको मानना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को। यहाँ एपी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मानना पड़ेगा कि लेट ए be the first term and d be the common difference मैं क्या क्लियर है? आई बात समझ में कि a अपना क्या है? फर्स्ट टर्म है, एंड d अपना क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अब आएंगे कंडीशन पे जो अपने को क्वेश्चन बोल रही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये कि 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म विच इज T7 लिख लू मैं, is equal to 11 times the 11th term, वही एपी का 11th टर्म के बराबर है। 11 times of 11th term which is T11। आई बात समझ में? अब बात को समझो, ये 7 टाइम्स ऑफ हो जाएगी। T7 को मैं डायरेक्ट लिखूं a + 6d, आप लोग को याद है, एक घटा के इसको लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स में लिख दो, इसको लिख दो a + 10d। क्लियर है? अब बात को समझिए, इसको आप सॉल्व करिए। ये 7a + 42d इज इक्वल्स टू 11a + ये 110d। यहां से आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 का a, और इसको भी उधर लेके चल जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 68d।
इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, आप 4 कॉमन लो, यहां से खुद ब खुद आ जाएंगे। 4 कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा a प्लस 17d इक्वल टू 0, और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपली a प्लस 17d इक्वल टू 0। अगर a प्लस 17d इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब कितनों को समझ में आ गया कि t18 जो हो गया वो अपने को 0 हो गया। मतलब ये कि हेंस द 18th टर्म इज 0 या ऐसे वाले 0 लिखो। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आया बात समझ में कैसे लिखना है। हालांकि बहुत बच्चे इसको नहीं मानते हैं और डायरेक्ट चल देते हैं, तो बेटा आप इसे मानने की कोशिश करिए या लिखने की कोशिश करो। उसके बाद जो भी आपको भाषण यहाँ लिखना है आप लिखो, ना लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। मैं क्या क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, और करेंगे, बहुत करेंगे, ताकि एपी अपना निपट जाए। अच्छा, अब देखो बात यह है बेटा कि आप जो हो, हालांकि मैक्सिमम जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं वो सम ऑफ एन टर्म्स पे बनते हैं, वो मैं कराऊंगा भी। अगर ऐसे एपी के अगर आपको देखने हैं तो सिंपली आप एनसीईआरटी के देखो, ठीक, एनसीईआरटी के जितने भी एपी हैं वर्ड प्रॉब्लम है उसे आप कर लो, कहीं भी कोई परेशानी होने की बात नहीं है। और मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो है ही वहां पे, और ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं हैं। सम ऑफ एन टर्म्स पे मैंने बहुत वर्ड प्रॉब्लम देखे हैं और वो मैं कराऊंगा भी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, ऑफ एन AP इज 63। और बेटा लेक्चर लास्ट तक देखना, कुछ ऐसी सी एक चीज है जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मेरे मार्क्स 10th में 100 से 94 कैसे हुए थे, वो यही चैप्टर है, ठीक। 2 मार्क्स मेरे क्यों कटे थे, बस आप लोग लास्ट तक रहना। इट्स नेक्स्ट 7 terms is 161. Find the 28th term of this AP. देखिएगा आप लोग ध्यान से, देखो कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। सम ऑफ एन टर्म आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होती है, 2 फॉर्मूला बताई है, और एसएन से टीएन में चेंज करने के लिए भी कैसे क्या होती है वो आप लोगों को पता है। देखो जो चीज छूटी हुई है, मुझे पता है कि कॉन्जिक्यूटिव एपी में कैसे यूज करते हैं। अगर 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिव एपी में है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, अगर 4 टर्म अपने पास एपी में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन छूटे हुए हैं और यहीं से मेरे 2 मार्क्स कट गए थे गलती से, और 100 से 94 हो गया था। अब आप सोचिएगा कि भैया 100 से 94 कैसे हो गए, 2 मार्क्स कटे तो बेटा 4 नंबर के क्वेश्चन दिखाई नहीं मुझे, और वो क्वेश्चन सर्कल का है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ऐसा दुख है जो जीवन भर याद रहती है ये। चलिए भाषण बाद में, ये देख लेते हैं पहले। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। अब मान लेते हैं कि वही चीज एपी नहीं दिया हुआ था, हेयर A be a common difference, sorry, A be a first term and D be a common difference, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे, जो अपने को क्वेश्चन बोल रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63, मतलब S7 इज इक्वल टू 63। पहले अपनी चीज यही बोली है, तो इसको अपन निकालने की कोशिश करें। क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होती है, Sn इज इक्वल टू n/2 और इनटू 2a प्लस n-1 इनटू का d इज इक्वल टू 63। वो अपन बाद में लिखेंगे। Sn अपने पास है कितना, 63 इज इक्वल टू n/2 विच इज 7/2 इनटू 2a, a अपने को नहीं पता, a प्लस n-1d विच इज 6d। क्लियर? एक काम करूं, 2 यहीं से कॉमन लेके इससे काट दूं ताकि आसानी हो जाए। इस 7 को आप इधर ले आओ, 63/7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 मैंने ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a प्लस 3d। क्लियर है? इस 7 को जब इधर लाया तो ये 7 9 जा
और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 9 इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस का 3d। तो a प्लस 3d यहां से कितना आ गया 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर, यहां तक आया बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब बात को समझो, कहता है द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। अब आप ध्यान से समझिएगा कि कोई एपी है, ठीक, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे करके एपी है, जो स्टार्टिंग के 7 टर्म का जो सम है, स्टार्टिंग के 7 टर्म का जो सम है वो 63 है। और फिर यहां से 7 टर्म मतलब क्या कि लास्ट टर्म इसका a प्लस 6d होगा, तब तो 7 टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7th टर्म अपना क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। अब यहां से कौन सा टर्म स्टार्ट हो जाएगा, 8th टर्म, मतलब a प्लस 7d, a प्लस 8d, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट 7 टर्म कहां तक जाएगी, 14 तक, मतलब a प्लस 13d तक। आया ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? ये हालांकि आपको पहले लिखना था, इसके बाद ही यही चीज लिख देना था, कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग इसे देख लीजिएगा और इसको पहले लिख दीजिएगा। क्लियर है, मैं समझाने के लिए बाद में लिख दिया। अब स्टार्टिंग के 7 टर्म का जो सम है वो अपने पास 63 है, और लास्ट का जो 7 टर्म है, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। अब बात को समझो, अब आप यहां से इससे पहले अपना देखो, इसको ढक दो, ठीक, इसको अगर आप यहां से इसे ढक दीजिएगा तो अपनी इसके लिए एपी तो यहां से स्टार्ट होगी, और यहां से जब स्टार्ट होगी तो इस एपी के लिए ये अपना कॉमन फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये चीज क्लियर है या नहीं? यहां से जब एपी स्टार्ट होगी तो यहां से जब स्टार्ट हो रही है तो ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, हालांकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म तो चेंज हो गया। आई बात समझ में? लेकिन अपन फर्स्ट टर्म माने क्या थे, इस ए को, ना कि इसको। तो क्या करेंगे कि इसका अपने को सम ऑफ स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म अपने को पता है, विच इज 1 नहीं 63। अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं तो सम ऑफ ऑल 14 टर्म हो जाएगा। देखो ना, यहां से यहां तक टोटल टर्म कितने होंगे, 14, और इस दोनों को मैं ऐड कर दूं तो इसका मतलब दोनों के टर्म अपने ऐड हो गए। आई बात समझ में? दोनों की वैल्यूज अपनी ऐड हो गई, तो क्या हो जाएंगे कि सम ऑफ 14 टर्म इज इक्वल टू 63 प्लस 161, और सम ऑफ 14 टर्म क्या हो जाएगा, n/2 विच इज 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करो, ये 4, ये 2, ये 2, एम आई राइट और नॉट, 6 6 12 3 1 जा, हाँ जी 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 14/2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस का ये 13d इज इक्वल टू 2 का 4, ये 7 टाइम्स में, और 7 अगर इधर आ जाएगा, ठीक, इसको 7 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस का 13d, देखिए 2a प्लस का 13d, 2a प्लस 13d, और ये 7 इस साइड आ जाएगी डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा 224 अपॉन का 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा, नहीं ले सकते बेटे, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन इसीलिए बताना था क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर नहीं भी आए तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग पकड़ बनाओ और अपनी कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखिए ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कर सके। मैं क्या क्लियर है? उसे सॉल्व कर लोगे इजिली। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये भी 2a बन जाएगा, और दोनों 2a को आप सॉल्व, या तो 3d, ये भी 3d है, कर ही दूं क्या, ये 2a है, ठीक, इसको नहीं लिखता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं, a प्लस ये कितना है अपने पास 3d इज इक्वल टू 9, इसको आप लोग सॉल्व करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं ये 13d है ना, इसको 2 ही करना पड़ेगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस का 6d और इज इक्वल टू ये 18, ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये खत्म, ये कितना हो जाएगा 7 6 13 7d, और ये कितना हो जाएगा ये 4 और ये 1, क्लियर। तो यहां से d कितना आ गया अपने पास, d आ गया 2, और a अपने पास कितना आ जाएगा, d जब 2 आ गया है तो 6, a आ जाएगा अपने पास 3, a कितना आ गया 3, b और a अपने पास आ चुका है। पूछा क्या है, फाइंड इट्स 28th टर्म, 28th टर्म मतलब a प्लस 27, क्या T28 का मतलब क्या है, a प्लस 27। बेटा आप इसे अच्छे से लिखना है, ऐसे नहीं कि यहां से उठा के मैं यहां लिख रहा हूं फिर यहां से उठा के मैं वहां लिख रहा हूं, आप भी ऐसे मत कर देना, इसको आप अच्छे से लिखना, और यहाँ पे लिखना कि
फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी इक्वल टू 2, ऐसे ऐसे करके आप लोग लिखिएगा। उसके बाद a प्लस 27d, तो a अपने पास कितना है 3 प्लस 27, d अपने पास कितना आया है 2, 27 दुराए 54 3 57, ये हो जाएगा आंसर। मैं क्या क्लियर है? ठीक, और लास्ट में फिर लिखोगे हेंस द 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी, या ऑफ द एपी तो गिवन दिया हुआ है नहीं, ऑफ द एपी बी 57, ऐसे लिखिएगा, ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मेरे पास थोड़ा जगह कम है, आपके पास तो ब्रह्मांड दिया हुआ रहेगा वहां पे जगह के नाम पे। मैं क्या क्लियर है? ये चीज आई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको भी करने की कोशिश करिएगा। इफ द, और ये तब की क्वेश्चन है जब मैं एग्जाम दे रहा था खुद, इफ द मतलब 2017 का, इफ द रेशियो, मेरे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था और इसे आप करो, बहुत ही वीवीआई है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑफ द फर्स्ट, the ratio of the sum of the first n terms of 2 APs is ratio जो है अपना वो है 7n plus 1 is to 4n plus 27, clear? Then find the ratio of their ninth terms, ये 2017 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 का। ठीक, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह आए हुए भी हैं। देखिए ध्यान से, कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 AP, मतलब दो अलग अलग एपी हैं, अलग अलग एपी है तो दोनों के अलग अलग कॉमन डिफरेंस होंगे और अलग अलग फर्स्ट टर्म होंगे। इतना बातें आपको समझ में आया कि नहीं? हालांकि वो अलग बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में n ही टर्म्स हैं, n मतलब कोई भी नंबर एक टर्म। अच्छा, एक और चीज आप लोग को पता है, खोपचे में आप लोग लिख लो कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है कांट बी नेगेटिव एंड कांट बी इन फ्रैक्शन। ठीक, इसका एक क्वेश्चन भी मैं करा ही दूंगा, हालांकि आप इसे भूल ही जाओ। ठीक, मैं अभी जस्ट इसके बाद करा देता हूं एक क्वेश्चन ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट द S1 बी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। मतलब ये है कि S1 को मैंने मान लिया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, मतलब पहले एपी का जो n है वो अपना S1 है, मतलब सॉरी, पहले एपी का n टर्म्स का जो सम है वो अपना S1 है, एंड S2 बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। मैं क्या क्लियर हुआ कि फर्स्ट टर्म का जो सम ऑफ n टर्म है उसको मैंने, फर्स्ट एपी का जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है उसको मैंने S1 मान लिया, और सेकेंड एपी का जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है उसको मैंने S2 मान लिया। मैं क्या क्लियर है? अब इसके जब अपन रेशियो करेंगे तो देयरफॉर S1 अपॉन नहीं, देयरफॉर नहीं, सच दैट S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, S1 अपॉन S2 जब अपन करने की कोशिश करेंगे बेटे तो S1 क्या अपना 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस का 27। आई बात समझ में? अब बात को समझो, जब अपन S1 का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो S1 की फॉर्मूला क्या होती है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही लिखेंगे यहाँ पे। तो S1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो n/2 इंटू का 2a1 लिखूंगा। क्यों 1 लिखूंगा? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म अलग होगा और सेकेंड वाले एपी का फर्स्ट टर्म अलग होगा। आई बात समझ में? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी अलग होगा तो इसको अपन लिखेंगे d1। क्यों a और d अलग होंगे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बोला गया है एपी, यहाँ कहा गया 2 एपीज जैसे ही बोला तो दोनों एपी अलग अलग हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट n/2 इंटू
2a2 होगा। आई बात समझ में? 2a2 क्यों? दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म है इसीलिए प्लस n-1 इंटू ये भी अपना d2 होगा। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स और ये नंबर ऑफ टर्म्स अपने सेम है, n अपना पास सेम है, तो ये n/2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू में लिखा हुआ क्या है 7n+1 और अपॉन 4n प्लस का 27। मैं क्या क्लियर है? अब बात को समझो, ये अपने पास Sn का रेशियो है। किसका रेशियो है? Sn का रेशियो है। अब अपने पास Tn में जाना, क्यों? क्योंकि अपने से पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो सिंपली अपन कुछ नहीं करेंगे कि वी हैव टू रिप्लेस n to 2m-1 फॉर Tn। आई बात समझ में? अपन क्या करेंगे कि n को रिप्लेस कर देंगे 2m-1 से फॉर Tn के लिए। मतलब जैसे ही Sn से अगर अपने को Tn में जाना पड़ेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स के जगह पे अपन क्या करेंगे 2m-1 लिख देंगे। आई बात समझ में? तो यहां से क्लियरली क्या हो जाएगा कि 7n+1 है तो ये क्या हो जाएगी 7 इंटू 2m-1 अपॉन, और ये कितना अगर 4n+27 है तो ये क्या 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 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 4 का 2m-1 और प्लस का 27। अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आपसे पूछा गया है 9 पूछा 10 पूछा, सिंपली आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज 9। आई बात समझ में? आप 9 को यहाँ पे पुट करिए, 9 9 18 1 कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू 7 डायरेक्ट करूं 17 इंटू 7 प्लस का 1 और अपॉन ये कितना हो जाएगा ये भी 17 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 17 प्लस का 20 का 7। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करिए 7 7 जा, इसको कर दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब है अपनी। क्या बात कर रहे हो भाई, मैथ्स का टीचर हो और कैलकुलेशन खराब है। ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 8 7 15 और 6 2 8 1 9। अब इसको काट कूट के कर लो ना यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक, मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। पूरी कंसेप्ट इसमें बताने की ये थी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर Sn में n है तो वही नंबर ऑफ टर्म्स अगर Tn में चली जाती है तो वो 2m-1 होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में है जो मैंने सैंपल पेपर में आया था, मेरे प्री बोर्ड में भी आए थे। ठीक, तो उसको भी मैंने सॉल्व किया था और मेरे प्री बोर्ड में 78 मार्क्स थे 80 में, ठीक 80 में। तो बच्चे आप लोग मेहनत करो, आपके भी आ सकते। क्यों 78 क्यों थे? आप पूछो कि सर जी 2 नंबर कहाँ चला गया। ठीक, क्या करोगे बच्चा, ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते थे उस समय, क्या ही बताऊं। बहुत 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 निर्दयी थे हमारे सब मास्टर सब। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करना आप लोग कि एक एपी है, द एपी क्या क्या है अपने पास 8 10 12 डॉट 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 हैज 60 टर्म्स। कितने टर्म्स है अपने पास? 60 टर्म है। देन फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। यहां फर्स्ट 10 टर्म्स नहीं बोला है, यहां बोला है लास्ट 10 टर्म्स। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा, यहां क्या बोलता है कि एक एपी है अपने पास ये, और जिसके 60 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है टोटल? 60 टर्म्स हैं। और कहता है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन कराना था ना, वो वाला एन वाला, कोई टेंशन नहीं, इसके बाद करा देंगे। चलिए देखिए, एपी अपने पास क्या है 8 10 12 डॉट 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 डॉट, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 60 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां लिख देंगे हियर, हियर क्या भैया, हियर का हियर क्या, हियर a इज इक्वल्स टू 8, d इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं अपने पास, कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ टर्म्स b या इक्वल टू 60। मैं क्या क्लियर है? अब बात को समझो, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स बोलता है, मतलब कि अपने को पिच्छू से बताइए कि पिच्छू से लास्ट 10 टर्म्स का जो क्या सम अपने पास कितना होगा। तो अपन पहले पता कर लेते हैं कि लास्ट टर्म अपने पास होगी क्या, उसके बाद ना वहां से चलेंगे, वो अपना ए बन जाएगा। जैसे कि देखो ऐसे चल रहे थे एपी, जब ऐसे चल रहा था तो अपना फर्स्ट टर्म यहां से कैलकुलेट होती थी, यहां से अपन एपी स्टार्ट करते थे। अगर वही अपना एपी पीछे से चलेगी तो अब मेरा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो इधर से फर्स्ट टर्म होगा, इसका मतलब ये है कि पीछे से अपने को इस साइड आना पड़ेगा, तो जो लास्ट वाला होगा वो अपने को ए हो जाएगी। बात को समझे कि नहीं? अगर पीछे से चलना है तो अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो तो अपन क्वेश्चन करेंगे, बाद में ही पता चलेगा। हालांकि अपन लास्ट टर्म पहले निकाल लेते हैं कि 60th टर्म होगी क्या। चलिए सिंपल सा चीज है, तो क्या करेंगे, T60 निकालने की कोशिश करेंगे। तो T60 के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं विच इज Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n का माइनस का 1 का इंटू डी का। आई बात समझ में? तो ये कितना आ गया, T60 इज इक्वल्स टू a कितना है अपने पास, a है 8 प्लस n अपने पास कितना 16 विच इज 59 इंटू डी कर लू, d को अपने पास 2 है, तो ये 8 प्लस का और 9 2 18 5 9 10 11, ये कितना आ गया 120 का 6। मतलब ये है कि लास्ट टर्म अपने पास कितना आ गया 126। सो क्या सूतना नहीं है, ठीक है। सो द एपी इज ठीक 8 10 कितना, फिर 12 डॉट 126 कितना। अब अपना एपी कैसा बन गया 126। अब बात को समझो, इधर से लास्ट 10th टर्म को क्या करना है, सम करना है। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अगर एपी इधर से अपने को पूछ रहा है ऐड करने के लिए, तो ये अब अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा फ्रॉम द लास्ट। अरे बात समझे कि नहीं? पीछू से अगर अपने को 10 टर्म ऐड करना है तो अब अपने पास ये ए हो जाएगा ना पीछे से। आई बात समझे कि नहीं? और ये a प्लस एल है। एल मतलब ये कि जहां पे अपने को खत्म करना है। बात को समझे कि नहीं? एल मतलब क्या, कि जहां पे अपने को एपी का एंड करना है। अब बात को समझो, पहले ये बताओ कि यहां से 10 टर्म पीछे जाऊंगा तो किस टर्म पे मैं पहुंच जाऊंगा। अब आप ये बताओ, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। ये 60th टर्म है कि नहीं? अब यहां से 10 टर्म पीछे जाऊंगा तो आप मुझे ये बताइए कि आप 50th टर्म पे पहुंचिएगा या 51th टर्म पे पहुंचिएगा। आप मुझे ये बताओ, इस दोनों में से बता दिए। चलिए बहुत सुंदर बात है। बहुत बच्चे 50th टर्म बोले हैं, तो भैया नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रस्सी है और मैंने आपको एक सीजर दे दिया है, एक कैंची दे दिया कि आप इसे कट करो, ठीक, कितने टुकड़े में, आप इसे 10 टुकड़े में बांटो, तो आप कितनी बार कैंची चलाओगे? 10 बार चलाओगे? नहीं बेटे, 9 बार ही कैंची चलाएंगे। जैसे 9 बार ही चलाएंगे तो अपने आप 10वां जो अपना धागा का टुकड़ा है वो अपने आप ही आ जाएगी। बात को समझे? इसीलिए 50th टर्म पे अपन नहीं जाएंगे पीछे से अगर 10 टर्म चल रहे हैं। पीछे से अगर 10 टर्म चलिएगा तो आप पहुंचिएगा 51th टर्म पे। अगर अपन 51th टर्म निकाल ले, 1th नहीं रे बेटे, 51st, मैथ पढ़ा रहे हो, तनकी भी बुद्धि नहीं है, सॉरी बेटा। 51st टर्म निकालेंगे तो T51 निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो यही होती है। अब बात को समझो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 51 टर्म बेटा इधर से निकाल रहे हैं, ना कि इधर से, समझे? इधर से अपने पास तो 10th टर्म ही है। क्लियर है? चलिए, तो T51 जब निकालने की कोशिश करेंगे तो a अपने पास है 8 प्लस 51 विच इज 50 और इंटू डी अपने पास कितना है 2, तो ये कितना हो गया 100 108। कितना आ गया अपने पास 108। अब पूछा क्या है कि पीछे से सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स बताइए। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। बात को समझे? अब बात को समझो, अगर अब ये एपी में थोड़ा सा दिखाऊं, इसको जूम करके दिखाता हूं। इसको आप जूम करके देखिएगा तो ये 8 10 12 डॉट 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 डॉट, बीच में 51 टर्म आया होगा, 108 आया होगा कि नहीं आया होगा। फिर 9 टर्म ऐसे चला होगा क्योंकि ये पहला है, फिर 9 टर्म चला होगा ऐसे, 10वां टर्म फिर आ गया होगा, क्या कहा गया, फिर 10वां टर्म अपना आ गया होगा 126। 10वां टर्म क्या आ गया होगा 126। अब बोलता है इसको आप एक काम करो, इसको भूल जाओ। अगर आप इसे भूल जाइएगा तो अपना एपी क्या हो गया, इतना ही, और इतना ही एपी के लिए ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। अगर इधर से चल रहे हैं तो इधर से चलिएगा तो ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। मैं क्या क्लियर आई बात? तो Sn क्या हो गया n/2। n कितना है 10/2 विच इज फर्स्ट टर्म किसी को भी रख लो, 108 रख लेते हैं प्लस 126 कर लेते हैं। ये कितना हो गया, ये 5 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 8 6 14, ये अपना 3 ये 2 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। यही पूछा। मैं क्या क्लियर आया? इतनी बात समझ में आई? बेटा आप लिखोगे भी ऐसे,
सुंदर ही तरीके में, ऐसे कचरा नहीं करना, ठीक। और ऐसे तो इतना इतना गंदा नहीं लिखना, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होगी मेरे से, मैं तो आपको समझा रहा हूं, मेरे पास टाइम कम है, आपको थोड़े मतलब कम टाइम में आपको बहुत बहुत कुछ बताना है, इसीलिए थोड़ा सा घसना पड़ता है मुझे। चलिए, नहीं तो मैंने भी सुंदर, मैं तो ऐसा सोच के गया था कि ओसवाल होती है ना, कि ओसवाल में मतलब पहला जो होता है वो टॉपर्स लिखाते हैं, टॉपर्स का ऐसे आंसर शीट उसमें मतलब ऐसे कॉपी हो जाती है उसमें, तो मैं वही सोच के गया था कि मेरे आंसर्स ओसवाल में आने चाहिए, इतना सुंदर मैं लिखूंगा, ये सोच के गया था, ठीक। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि ये महाराज यही चैप्टर 2 मार्क्स काट लिए। क्यों काटे हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, ठीक। और 4 मार्क्स तो सर्कल ने दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो, मैं ये आपको भी बताता हूं, क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे, पहले इंग्लिश फिर हिंदी होगी। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है 1 लाइन का ही होता है, 1 लाइनर का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग उसको बारीकी से पढ़ना। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर हिंदी को आप लोग नेग्लेक्ट करिएगा, उसको इग्नोर करिएगा, है कि नहीं। मतलब इंग्लिश वाले जितने भी पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन को आप लोग पढ़िएगा और फिर हिंदी को आप लोग क्या करिएगा, इग्नोर करिएगा। तो जैसे उसे इग्नोर करने के चक्कर में ना कहीं ऐसा 1 लाइनर इंग्लिश का क्वेश्चन जो है, मतलब तुम्हारे काम का जो क्वेश्चन है वो ना छूट जाए। वही मेरे साथ हुआ था, सर्कल का एक क्वेश्चन छूट गया था तो दिक्कत हो गई थी। आई बात समझ में? चलिए, देखिएगा अपना जो नंबर ऑफ टर्म कांट बी नेगेटिव कांट बी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन करिएगा कि इज 51 अ टर्म, इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि ये क्या है कि 51 पूछता है कि इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, मतलब 51 इस एपी में किस टर्म पे आएगा, ऐसा पूछा कि इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी, क्या इसमें 51 आ सकता है किसी टर्म में, क्वेश्चन यही पूछा है। हालांकि तो क्या मान लेते हैं कि कहीं भी आया होगा, मतलब कि एपी अपना कुछ भी है, द एपी here a is equals to 5 and b is equals to 3 of the given AP, and the AP is 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये 51 महाराज जो है कहीं ना कहीं बीच में पधार गए होंगे। अगर बीच में कहीं भी पधार गए तो अपन मान लेते हैं कि Tn इज इक्वल टू 51 हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं भी आएंगे, मान लो कि 51 कहीं ना कहीं आ गया, तो मान लेते लास्ट में ही 51 आया तो 51 क्या करना पड़ा, अपने को Tn ले लिए, और Tn इज इक्वल टू 51 ले लिए, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 का d अपॉन इज इक्वल टू 51। अब a अपने पास क्या है, a क्या है, a है अपने पास 5, तो ये 5 प्लस n माइनस 1, d अपने पास कितना है 3 इज इक्वल टू 51। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये फिर ये, उसके बाद जो करना हो कर देना। n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई का 3 इज इक्वल टू 51 माइनस का 5, इसको ऐसे कर देंगे, और ये n माइनस 1 इंटू का 3 इज इक्वल टू का 46, यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू 46 बाई 3। अब ये आ गया फ्रैक्शन में, ऐसे बेटा तू नहीं घेरा लगा देना, ठीक है, ये आ गया फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में आ गया, बात को समझो, अब इसको इधर लेके भी जाइए, n इज इक्वल टू 46 बाई 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 49 बाई 3। बात को समझे। अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। कभी आप जाके बोल सकते हो कि भैया मुझे आधा कलम दे दीजिए, तो क्या करेगा, वो रिफिल दे देगा और कवर अपने पास रख लेगा, है कि नहीं, या तो पेन का कवर रख लेगा और पेन आपको थमा देगा, है कि नहीं, यही कर सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। बात को समझ रहे हो। तो इसीलिए आप खोपचे में एक नोट लिख लो, अगर पूछ ले 1 लाइन में कि खोपचे में नोट क्या लिखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। आई बात समझ में। इसीलिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, तो यहां डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि
नो 51 is not in the term of the given AP। आई बात समझ में? बात को समझे कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है अपना नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP is 4m square minus का m if its nth term is 107, find the value of n, find the value of n, also find the 21st term of this AP। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m स्क्वायर माइनस m इफ इट्स nth टर्म इज 107, nth ही है, सही पढ़ रहा हूं ना, nth टर्म इज 107, हाँ जी, nth टर्म इज 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सही है या नहीं? नहीं बेटा, ये mth होगा, nth नहीं होगा, ये mth होगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ m होगा। शायद क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है कि नहीं वो बाद में पता चल जाएगा। बाकी देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP पूछा है तो हम लोग आंसर्स करते हैं, ठीक, कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर माइनस का m। इसका मतलब ये हुआ कि sm इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर माइनस का m। आई बात समझ में? अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि tm इज इक्वल्स टू sm माइनस 1। जैसे एक फॉर्मूला जानते हैं ना, tn इज इक्वल्स टू sn माइनस 1, तो वही काम अपन यहां भी करेंगे। tm इज इक्वल्स टू sm माइनस 1, तो यहां से tm इज इक्वल्स टू sm कितना है 4m स्क्वायर माइनस का m माइनस sm माइनस 1, कुछ नहीं करना है, सिर्फ m के जगह पे m माइनस 1 पुट कर देना है। m के जगह पे m माइनस 1 पुट किए तो m पे स्क्वायर लगा हुआ है तो m माइनस 1 पे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस, m है तो m नहीं लिखना है अपने को, क्या लिखना है m माइनस 1, बस हो गया। आगे चलते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4m स्क्वायर माइनस का m नेगेटिव, और ये ब्रैकेट में इसको डायरेक्ट लिखूं 4m स्क्वायर और माइनस का 8m प्लस का 4 माइनस का m प्लस का 1। क्लियर? आगे देखिएगा, 4m स्क्वायर माइनस का m और नेगेटिव के साथ डायरेक्ट खोलूं मैं इसको, ये 4m स्क्वायर नेगेटिव के साथ माइनस 8m माइनस 9m होगा। देखो माइनस 8m माइनस m माइनस 9n, और जो माइनस होगा इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर बाहर क्या निकलेगा, वो प्लस का 9m। क्लियर? ये +4 +1 +5 और ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या निकलेगा, माइनस का 5। ये 4m स्क्वायर कैंसिल, इस दोनों को आप अगर सॉल्व करिएगा अच्छे से तो ये कितना हो जाएगा, tm अपने पास कितना आ गया 8m माइनस का 5। मैं क्या क्लियर है? tm अपने पास कितना आ गया 8m माइनस 5। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब बोलता है इफ इट्स mth टर्म इज 107, मतलब ये है कि mth टर्म विच इज 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 107। यही अपने से पूछ रहा है क्योंकि mth टर्म ही अपना 107 है और mth टर्म अपने पास आया क्या है 8m माइनस 5, तो 8m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 107। तो यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे पहले इसको ऐसे ना करो यार, इसको लिखो, ठीक है। mth टर्म ऑफ द AP इज 107, सो 8m माइनस 5
इज इक्वल टू 107, तो यहाँ से 8m इज इक्वल टू 1112, तो यहाँ से 8m इज इक्वल टू 112 अपॉन 8, 8 का मान 8 चौके 32, क्लियर। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया 14, तो mth टर्म ऑफ द नहीं नंबर ऑफ टर्म, क्यों क्या आ गया ये अपना m अपने पास क्या आ गया 14, ठीक। तो वैल्यू ऑफ m आ गई अपने पास। अब पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 21st टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब 21st टर्म अपने पास क्या होगा। 21st टर्म डायरेक्ट लिखो a प्लस 20d, किसी को कोई दिक्कत। अगर a प्लस 20d अपने से पूछा जा रहा है तो a प्लस 20d ऐसे नहीं, ये भी गड़बड़ कर दिया अपन, यहां नहीं करना था, थोड़ा सा रात ज्यादा हो रही है तो अपनी बुद्धि से गायब हो रही है। देखिए टीएम अपने पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 8m माइनस का 5, आई बात समझ में। पूछा क्या है अपने पास T21, तो सिंपली आप m के जगह पे 21 पुट कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगी। ये कितना आ गया 8, 16 माइनस का 5 इज इक्वल टू 163, लास्ट में लिख दोगे हेंस द 21st टर्म भी इज 63 एंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 14। मैं क्या क्लियर है, आई बात समझ में, इतना आई। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा देखिए, अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। मैंने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो मेनली सम ऑफ टर्म्स से निकलते हैं, ठीक है। मतलब कि सम ऑफ एन टर्म वाले जो टाइप्स होते हैं वहां से वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनते हैं, पीवाईक्यूज में भी और इस बार के सैंपल पेपर में भी मैंने वैसे ही देखा है, वही हल हुई है, ठीक। तो एक होगा कि मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको पिक्चर ऐसे यहाँ पे दिखने लग जाएगी, आप वहां से क्वेश्चंस पढ़ लेना, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। आपको तब अभी तक क्वेश्चन दिख गई होगी, देखिएगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेब्ट, मतलब उसके पास एक किसी वो कर्ज लिया था, कितना कर्ज लिया 36,000 रुपया कर्ज लिया, और वो 40 मंथ जो है इंस्टॉलमेंट में उससे पे करना था। आई बात समझ में, 36,000 रुपया उसको पे करना था 40 महीना इंस्टॉलमेंट के वे में। आई बात समझ में। और क्या हुआ कि वो आदमी मर गया। When 30 of the installment are paid, he dies, leaving 1/3 of the debt unpaid। मतलब ये है कि 30 इंस्टॉलमेंट वो पे किया और 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसकी डेथ हो गई। मतलब ये कि 10 इंस्टॉलमेंट उसके पास बचा रह गया, और कहता ये है कि 1/3 ऑफ डेब्ट अनपेड, मतलब कि जितना टोटल उसके पास कर्जा था उससे 1/3 जो है वो कर्जा उसके पास रह गया, बच गया, उसको पे करना था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलमेंट। अब बात को समझिए, थोड़ा सा भाषण लिखेंगे इसमें, ठीक, कि अ मैन arranges pay off a debt in 40 monthly installment is 36,000 रुपी। आई बात समझ में। एंड और क्या है कि ये जैसे भी पे करता था कि वो कर्जा जो इंस्टॉलमेंट है वो एक अरिथमेटिक सीरीज बनाया, तो इसको अपन लिखेंगे कि इंस्टॉलमेंट मेड अ अरिथमेटिक सीरीज। आई बात समझ में। एंड लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए, लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब कि मान लेते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो कुछ ए रुपया भरा होगा, इंस्टॉलमेंट बी ए रुपी। आई बात समझ में। और जो डिफरेंस जो भी होगा वो डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा कि उतना उसके मतलब इंस्टॉलमेंट उसका उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो रिक्वायर्ड एपी आप देखिएगा कि इसकी जो रिक्वायर्ड एपी बनेगी, रिक्वायर्ड एपी, पहला मानो इंस्टॉलमेंट ए भरा, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या भरेगा ए प्लस डी। आई बात समझ में। और सारे इंस्टॉलमेंट ऐड होंगे, प्लस तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या भरेगा वो ए प्लस 2d, और ये जो डी है ऐसे डॉट 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 लास्ट पे कहां तक ये भरेगा ए प्लस 29d तक। क्यों? ए प्लस 29d तक जाते जाते उसकी क्या हो जाती है, निधन हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है।
मतलब ये है कि इसके बाद का जो बचा हुआ है मतलब a+30d a+31d डॉट 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 और डॉट 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 कहां तक जाएगा 40 तक, मतलब a+39d तक। आई बात समझ में? अब बात को समझो। क्वेश्चन ये बोलता है कि टोटल कितना है, टोटल उसको देना है 36,000 रुपया इस 40 मंथ में। आई बात समझ में? और यहां तक वो जो पे करता है यहां तक वो पे करेगा कितना, 2/3, क्योंकि 1/3 तो इतना बच गया। बात को समझे कि नहीं? यहां क्या हुआ, यहां इंसान की डेथ हो गई। यहां क्या हुआ, यहां इंसान की डेथ हो गई। जब यहां इंसान की डेथ हो गई तो यहां पे क्या हुआ, ये 2/3 इंस्टॉलमेंट बचा रह गया और ये 1/3 इंस्टॉलमेंट बचा रह गया और 2/3 इंस्टॉलमेंट वो क्या किया, पे कर दिया। तो यहां से दो इक्वेशन आपको इजिली बन चुके हैं। कैसे? देखिए आप सिंपली सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म अब जब निकालिएगा ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म इज इक्वल टू 36,000। बात को समझे कि नहीं? ये अपना पहला इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि सम ऑफ, यहां से आप निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, यहीं से निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ 36,000 रुपया। बात को समझे कि नहीं? क्योंकि 1/3 क्या हुआ, 1/3 बचा रह गया तो वो पे कितना किया, 2/3, तो 2/3 ऑफ 36,000 रुपया, तो इतना ही पे किया ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ 36,000। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये कितना हो जाएगा, n/2, ठीक। और a+l वाला फॉर्मूला लगाओ कि ये देखो कितना हो जाएगा, a+l। ये a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने पास क्या है, 39d, तो a+39d में लिख सकता हूं इसको, और इज इक्वल टू 36,000। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। n नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने हैं, 40। डायरेक्ट लिख के कोशिश करूं तो 40/2 विच इज 20, और ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस का 39d इज इक्वल टू 36,000। क्लियर है? अब 20 से आप इधर डायरेक्ट कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए, तो 2 1 जा 2 8 जा 1800 कितना है, यहां से 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 1800। ये पहला इक्वेशन बन गया अपने पास। ठीक है, अब देखिए ये सॉरी ये पहला ये बना, ये दूसरा ये बना, ये अपना पास तीसरा बन गया। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो S30 भी अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, n/2 और a+l होती है फॉर्मूला Sn की, होती है या नहीं? तो n/2, n अपने पास कितना है, 30/2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आज भी इसके लिए a होगा, तो ये a प्लस लास्ट टर्म अब इसका देखो ये हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपने पास 30th टर्म तक ही जाना है, तो ये a+29d हो जाएगा, तो ये a+29d हो जाएगी इज इक्वल टू और सम ऑफ एन टर्म यहां तक है कितना, 2/3 ऑफ 36,000, मतलब 2/3 इंटू 36,000। आई बात समझ में? अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000, और करने की कोशिश करें। ये 15 से इसको काटते हैं, 15 8 120, 8 दूना ही 16, 160। तो ये कितना हो गया, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 8 दूना 16, 160। बहुत 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 कम नहीं हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। ये 1600 कितना हो जाएगा, ये 1600। अब ये इक्वेशन 4 आ गया, ये इक्वेशन थर्ड। अब देखो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो थर्ड क्या है अपने पास, 2a प्लस 39d इज इक्वल्स टू कितना, 1800। क्लियर? और फोर्थ इक्वेशन अपने पास कितना है, 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू कितना अपने पास, 1600। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये खत्म, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 10d इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा अपने पास, 200। तो यहां से d कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। ये d समझे क्या है, ये d है अपना इंक्रीजिंग रुपीज। ठीक, यहां अगर आप नहीं लिखे हो तो यहां लिख दोगे यहाँ पे, ठीक। हियर d इज इक्वल टू इंक्रीजिंग इंस्टॉलमेंट, ठीक। इंक्रीजिंग रुपीज इन इंस्टॉलमेंट। मतलब ये है कि वो हर महीना कुछ रुपया ज्यादा देता था। कितना रुपया ज्यादा देता था, यही 20 रुपया वो ज्यादा देता था। यहां से आप a निकालने की कोशिश करिएगा तो एक और सॉल्व करना पड़ जाएगा ना अपने को। ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 29 इंटू डी अपने पास 20 इज इक्वल टू 1600। इसको बेटा आप लोग अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि मेरे में टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है इसीलिए। 0
और ये कितना हो जाएगा 9 दूना ही 18, 2 दूना ही 4, 1 5, 580 इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, ये 2a इज इक्वल्स टू 1600 माइनस का 580। तो यहां से a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 580 है ये कितना हो जाएगा 1020 था, एम आई राइट और नॉट? 580 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 2 1 जा और 0, तो a कितना आ गया अपने पास 510 रुपया। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट वो कितना पे किया होगा 510 रुपया। और अपने से पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यही अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 510 रुपया होगा। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना कि क्या अपन सही है या नहीं। अब बात को समझो, मैं एक अब चीज बताता हूं। अब एक चीज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, और एक क्वेश्चन इतना आसान दे देगा, वो सिंपल सा एसेंट टर्म का ऐसा क्वेश्चन रहता है। वो रहता है क्या कि जैसे मानो कि अरेंजमेंट कैसे, जैसे मानो कि एक चेयर है, सर्कुलर चेयर के रूप में बैठाया गया है कि पहले रोल मतलब पहले सर्कल में, फर्स्ट सर्कल में जैसे कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे देखो कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट की गई है सिटिंग की मानो, तो यहां पे बोल देगा कि पहले में जो मानो कि कुछ भी चेयर है, एक्स चेयर है, और दूसरे में जो है 10 एक्स्ट्रा है, और ऐसे ही सक्सेसिव वो बढ़ते जाते हैं। तो 10 एक्स्ट्रा चेयर है, मतलब इसमें कितना होगा x प्लस 10, फिर इसमें कितना होगा x प्लस 20, फिर ऐसे ऐसे नेक्स्ट में कितना होगा x प्लस 30। आई बात समझ में? तो सिंपल सा चीज ये है कि वर्ड प्रॉब्लम में आप जितना आसानी से उसे एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा वो इजिली हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन अटैच कर दूंगा कि वो क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लो, जहां से आपको मतलब ऐसा एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और तब तक लिए बेटा आप मेहनत करते रहो ऐसे ही, और हम लोग के साथ बने रहिए, और टाटा बाय सी यू।